हेलो दोस्तों, YouTube चैनल इजीएस्ट वे ऑफ स्टडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पार्ट 4 में हम लोग NaOH कंपाउंड तक देख लिए थे, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज वगैरह। तो आज हम पार्ट 5 में KOH से स्टार्ट करेंगे। तो KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका कॉमन नेम होता है कॉस्टिक पोटाश। ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है सिमिलर होगा NaCl की तरह। जैसे NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते थे तो इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl कर देंगे तो NaOH की जगह KOH बन जाएगा, सिमिलर NaOH। इसका प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शन इज सिमिलर टू NaOH। लगभग जितना रिएक्शन होता है सब NaOH के सिमिलर होता है, सिर्फ सोडियम की जगह पोटेशियम आ जाएगा। पॉइंट है KOH इज मोर सोल्यूबल इन अल्कोहल देन NaOH, दैट्स व्हाई अल्कोहलिक KOH इज यूज्ड मोर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट। तो KOH जो है अल्कोहल में ज्यादा सोल्यूबल होता है NaOH से, इसीलिए हम लोग अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा 12th में कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जो है अल्कोहलिक KOH यूज होता है, क्योंकि ये ज्यादा सोल्यूबल होता है NaOH से, इसलिए। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन है KOH प्लस NO से बनाएगा KNO2 प्लस N2O प्लस H2O। तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाइट्रोजन जो है +2 से +3 में चला जाएगा और +1 में चला जाएगा, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है। KOH प्लस NO से KNO2 प्लस N2, तो नाइट्रोजन जो है +2 से +3 में जा रहा है और 0 में जा रहा है प्लस H2O। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है डिपेंड करता है KOH और NO का रेशियो क्या है। यदि 1:2 रेशियो है KOH और NO का, तो आपका ये रिएक्शन होगा KNO2 प्लस N2O, और वो 2:3 है, मतलब 4 KOH प्लस 6 NO, तो आपका रिएक्शन होगा KNO2 प्लस N2 गैस रिलीज होगा। तो ये कितना रेशियो में KOH और NO है, इस पर रिएक्शन डिपेंड करता है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, सिमिलर एज NaOH के केस में भी देखे थे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा था। अब KOH का यूजेस, तो यूज होता है, पहला यूज है इसका एक्वस KOH इज यूज्ड फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस लाइक CO2, SO2 etc इन इडियोमेट्री। तो इडियोमेट्री में क्या होता है, KOH यूज होता है CO2, SO2 को एडजॉर्ब करने में, क्योंकि ये जो है एसिडिक होता है। CO2, SO2 ये बेसिक है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना लेता है, जैसे कि CO2 और SO2 का साल्ट, मतलब CO3 K2CO3 का साल्ट बन जाता है तो CO2 गायब हो जाता है, तो ये एडजॉर्ब हो गया सॉल्यूशन से। और यूज्ड फॉर मेकिंग सॉफ्ट सोप, और ये जो है सॉफ्ट सोप बनाने के काम में आता है। जैसे NaOH सोप बनाने के काम में आ रहा था, ये सॉफ्ट सोप बनाना होगा तो NaOH की जगह KOH यूज करेंगे। अब नेक्स्ट कंपाउंड है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट। इसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा। ये भी आपका व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है सोल्वे प्रोसेस या फिर अमोनिया सोडा प्रोसेस इसको बोलते हैं, और एक प्रोसेस होता है ली ब्लैंक प्रोसेस, वो भी इसके बाद देखेंगे। तो पहले जो है सोल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस देख लें। तो इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसमें वो होता है NaCl, CaCO3, अमोनिया और वाटर। ये 4 कंपाउंड जो है यूज होता है सोडियम कार्बोनेट बनाने में। कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन, और कोल्ड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन NaCl का रहेगा तो उसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये जो है 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप होता है अमोनिया एब्जॉर्बर, दूसरा होता है कार्बोनेशन टावर, तीसरा होता है लाइम किल्न, चौथा होता है रिकवरी टावर। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे चारों स्टेप्स को, मतलब कि कैसे होता है। अमोनिया ऑब्जर्वर में आपका रिएक्शन होता है ट्वाइस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये आपका एसिड है CO2, ये H2CO3 हो गया, ये अमोनिया बेस है। तो ये एसिड प्लस बेस से साल्ट बना लेता है, तो अमोनियम का कार्बोनेट बना देगा NH4 CO3। तो अमोनिया से अमोनिया का साल्ट बना लिया, तो अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए इसका फर्स्ट स्टेप का नाम है अमोनिया एब्जॉर्बर। इसी में दूसरा रिएक्शन होता है, ये जो अमोनिया कार्बोनेट का साल्ट बना अमोनियम कार्बोनेट, वो CaCl2 या MgCl2 जो कि इम्प्यूरिटी होता है। NaCl में जो है CaCl2 और MgCl2 का इम्प्यूरिटी रहता है, तो उसके साथ ये रिएक्शन करके कार्बोनेट जो होता है कैल्शियम का इनसोल्यूबल होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम भी कार्बोनेट, मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट इनसोल्यूबल होता है। ये सब हम रिएक्शन प्रिडिक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के टाइम बताए थे, यदि इनसोल्यूबल है तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर लेगा, इसलिए जो है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बना लेगा,
प्लस ट्वाइस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का साल्ट बना लेता है। तो ये आपका सोल्यूबल होता है। लेकिन एक भी साल्ट यदि इनसोल्यूबल है तो वो आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर जाएगा। ये रिएक्शन प्रेडिक्शन के टाइम हम बताए हुए हैं। तो ब्राइन गेट्स सेचुरेटेड विथ अमोनिया हेयर। तो यहाँ पे जो है इम्प्यूरिटी जो था वो आपका खत्म हो गया, प्रेसिपिटेट बन गया। तो NaCl जो है सेचुरेट हो गया, अब इसमें कोई इम्प्यूरिटी नहीं है। अब नेक्स्ट है कार्बोनेशन टावर। तो कार्बोनेशन टावर में फिर सिमिलर रिएक्शन NH3 प्लस CO2 प्लस H2O से NH4 HCO3। अब इस केस में क्या है कि पहले तो अमोनिया का अमाउंट ज्यादा था, ये दोनों H प्लस को न्यूट्रलाइज कर दे रहा था। लेकिन यहाँ रिएक्शन होने के बाद अमोनिया का जो अमाउंट बच जाएगा वो कम रहेगा। तो कम रहने के कारण एक ही H प्लस को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। रिएक्शन प्रेडिक्शन में ये सब अच्छे से बताएं एसिड बेस रिएक्शन के टाइम कि एक H प्लस न्यूट्रलाइज होगा या 2 H प्लस। तो इस केस में एक ही H प्लस न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अमोनियम का बाइकार्बोनेट साल्ट बन रहा है, यहाँ तो कार्बोनेट साल्ट बन रहा है। अब फिर NaCl प्लस NH4 HCO3। तो ये आपका NaHCO3 प्लस NH4Cl प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि फिर से NaHCO3 जो होता है वो ब्राइन सॉल्यूशन में आपका इनसोल्यूबल होता है। ऐसे तो बाइकार्बोनेट वाटर में सभी के साथ सोल्यूबल होता है, सोल्यूटरी चार्ट में हम बताएं। लेकिन ब्राइन सॉल्यूशन में जो है वो आपका सोडियम का बाइकार्बोनेट इनसोल्यूबल होता है। तो ये सेपरेट आउट कर दिए, प्रेसिपिटेशन हो गया। तो इसलिए अब इसको हीट कर देंगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट बन गया, प्लस H2O प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। फिर इसको क्रिस्टलाइज वाटर कर देंगे तो Na2CO3.10H2O बन जाएगा। अब लाइम किल्न में क्या होगा, CaCO3 को हीट करने से कोई भी मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपका मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। तो वही रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन में बताए हुए हैं रिएक्शन प्रेडिक्शन में। मेटल कार्बोनेट के हीट करने से मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, CaO प्लस H2O हाइड्रोलिसिस। तो ऑक्साइड को हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो COH होल ट्वाइस। तो ये रिएक्शन आपका लाइम किल्न का है। रिकवरी टावर, तो रिकवरी टावर में बाकी जो आपका बच जाता है ये सब रिएक्शन, तो ये सब जो है रिएक्ट करके CaCl2 प्लस अमोनिया प्लस H2O बना लेगा। एसिड बेस रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस प्लस NH4Cl एसिड, तो एसिड प्लस बेस से साल्ट प्लस वाटर बनाएगा और अमोनिया गैस रिलीज होता है। NaOH के टाइम भी बताए थे, OH माइनस प्लस NH4 प्लस से आपका NH3 गैस रिलीज होता है। तो वही रिएक्शन है, ये आपका बाय प्रोडक्ट है, मतलब Na2CO3 के साथ ये भी प्रोड्यूस होता है। NH4HCO3 को हीट करेंगे तो अमोनिया साल्ट को हीट करते हैं तो अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तो उस केस में सिंपल एसिड और बेस में स्प्लिट कर दीजिए। तो NH3 प्लस H2CO3, लेकिन H2CO3 अनस्टेबल रहता है तो ये भी H2O प्लस CO2 का इसमें रिलीज कर देगा। रिएक्शन प्रेडिक्शन के टाइम सारा रिएक्शन बताएं कैसे प्रिडिक्ट होता है। तो ये आपका रिकवरी टावर का रिएक्शन हो गया। NH4HCO3 को हीट करेंगे तो NH3 प्लस H2O प्लस CO2। अब आप लोग को डाउट इसमें हो सकता है कि ये जो है सेकेंड स्टेप में ही तो Na2CO3.10H2O बन गया, तो थर्ड और फोर्थ स्टेप करने का क्या जरूरत था। तो देखिए ये जो CO2 है, CO2 हम लोग नहीं लिए हैं, CO2 रॉ मटेरियल में नहीं लिए हैं। तो थर्ड स्टेप से ही CO2 गैस जो रिलीज होगा वही हम यहाँ यूज करेंगे। फोर्थ स्टेप में भी जो CO2 यूज हो रहा है वो सब यहाँ यूज करेंगे। तो CO2 तो प्रोडक्ट लिए नहीं, तो इसी को हीट करने से, मेटल के कार्बोनेट को हीट करने से CO2 गैस रिलीज होता है, तो वो फिर रिएक्शन करेगा अमोनिया से। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग सोल्फे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस करते हैं। तो जिस प्रोसेस से Na2CO3 हम ऑब्टेन किए हैं उस तरह से हम K2CO3 ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि KSCO3 जो होता है ये आपका सोल्यूबल रहता है। तो इसलिए जो है इसको हम अलग नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन से, क्योंकि ये भी सोल्यूबल ये भी सोल्यूबल, तो इस दोनों सोल्यूबल में मतलब सॉल्यूशन में रहेगा तो मतलब अलग नहीं कर पाएंगे। तो सिमिलर टू Na2CO3, K2CO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस बिकॉज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म KSCO3 इज सोल्यूबल इन कोल्ड KCl सॉल्यूशन। तो ये जो है कोल्ड KCl सॉल्यूशन में सोल्यूबल रहता है KSCO3, तो इसलिए जो है फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये और ये दोनों मिक्स रहेगा सॉल्यूशन में ही, तो आगे रिएक्शन ही नहीं होगा। आगे मतलब इसको जब हम अलग नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन से, ये तो प्रेसिपिटेट बन गया इसलिए अलग कर दिए, तो ये बन गया Na2CO3, लेकिन KSCO3 नहीं ऑब्टेंड होगा तो K2CO3 नहीं बनेगा, तो फर्दर ये K2CO3 का रिएक्शन नहीं हो पाएगा इस प्रोसेस से। अब सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिप ब्लैंक प्रोसेस है। तो लिप ब्लैंक प्रोसेस में रिएक्शन होता है NaCl प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड। तो ये जो है हीट करेंगे जब तब बनेगा आपका NaHSO4 प्लस HCl गैस रिलीज होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4 से, तो ये H प्लस इसको देना मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वीक एसिड से H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए हीट करते हैं। प्लस ये जो HCl गैस बन के उड़ जाता है आपका HCl गैस, इसलिए ये रिएक्शन हो पाता है। रिएक्शन प्रेडिक्शन के टाइम ही बताए थे कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड
H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो वो गैस बन के उड़ना पड़ेगा उसको, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। क्योंकि ये उड़ जाता है तो लिप प्रिंसिपल के कारण ये रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। अब नेक्स्ट NaCl प्लस NaHSO4, तो इस केस में तो HSO4 माइनस जो है वो H2SO4 से भी वीक एसिड है, तो इससे तो और दिक्कत से ये H+ एक्सेप्ट करेगा HCl, क्योंकि और वीक एसिड आ गया। तो इसलिए जो इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करना पड़ता है ताकि ये H+ एक्सेप्ट करे और ये उड़ जाए। तो Na2SO4 प्लस HCl गैस बनाता है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं इसलिए ये एक्सेप्ट करता है H+। अब Na2SO4 प्लस 4 कार्बन, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, सल्फर को रिड्यूस कर देगा, और कार्बन जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तो CO बनाता है, तो Na2S प्लस 4CO बनेगा। अब Na2S प्लस CaCO3, तो Na2CO3 प्लस CaS बनाएगा, तो Na2CO3 आपका बन गया लिप लिंक प्रोसेस से। सिमिलर फॉर K2CO3, तो जैसे ये प्रोसेस हुआ उसी तरह से KCl ले लेंगे, फिर K2SO4 बनेगा, फिर K2S प्लस CaCO3 से K2CO3 बन जाएगा। तो ये जो है इस तरह से K2CO3 ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन सोल्वे प्रोसेस से हम लोग K2CO3 ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। अब जो है CaCO3, BaCO3, SrCO3, AgCO3 सब जो है इनसोल्यूबल होता है और सबका कलर व्हाइट होता है, तो ऑल व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं Na2CO3 का। अब पहला प्रॉपर्टीज है कि रिडली सोल्यूबल इन वाटर, ये जो है रिडली मतलब ज्यादा सोल्यूबल नहीं रहता वाटर में। लूज 9 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर व्हेन केप्ट इन एयर इफ्लोरेस्केंस, जब इसको हम लोग एयर में रखते हैं तो ये 9 मोलिक्यूल जो है रिलीज कर देता है और फॉर्म करता है Na2CO3.H2O, और इसको इफ्लोरेस्केंस बोलते हैं। जो भी कंपाउंड वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है उसको इफ्लोरेस्केंस बोलते हैं, और जो एब्जॉर्ब करता है उसको डेलिक्वेसेंट बोलते हैं। इसलिए जो है वाटर एयर में रखने से ये लूज करता है, इसलिए इसको इफ्लोरेस्केंस बोलते हैं। और दूसरा प्रॉपर्टी है एनहाइड्रस Na2CO3 इज कॉल्ड सोडा एस। एनहाइड्रस Na2CO3 को सोडा एस बोलते हैं, विच डज नॉट डिकम्पोज अपॉन हीटिंग, ये हीट करने पे डिकम्पोज नहीं करता। ये हम रिएक्शन प्रेडिक्शन के टाइम भी बताए थे कि मेटल कार्बोनेट जो है हीट करके मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज करता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब का जो है एक्सेप्शन था, ये सब हीट नहीं होता है, मतलब डिकम्पोज नहीं करता हीट करने पे। तीसरा पॉइंट है इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलीन इन नेचर ड्यू टू सिग्निफिकेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनेट, तो ये कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस होता है, इसलिए जो है ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है, अल्कलीन नेचर का होता है Na2CO3। क्योंकि Na2CO3 जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का है, तो वीक एसिड का एनायन जो है वो हाइड्रोलिसिस करेगा। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, तो ये बेस है, अभी देखे थे, ये एसिड है CO2, तो ये जो है बाइकार्बोनेट बनाएगा H2CO3, क्योंकि CO3 2 माइनस प्लस H2CO3 से आपका ट्वाइस HCO3 माइनस होगा। Na2CO3 इज बेसिक इन नेचर, इसके हाइड्रोलिसिस के कारण। अब नेक्स्ट है आपका Na2CO3 प्लस HCl, तो ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, तो एसिड प्लस बेस से साल्ट बनाएगा, तो NaCl प्लस NaHCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब NaHCO3 में से HCl और ऐड करेंगे तो ये फिर से साल्ट बनाएगा NaCl प्लस ये H प्लस एक्सेप्ट करके H2CO3 बनाएगा, तो जो कि अनस्टेबल होता है तो H2O प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। इसको इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये आपका वीक एसिड का एनायन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, तो H प्लस एक्सेप्ट करने से NaCO3 बनाएगा, और ये HCO3 फिर से वीक एसिड का एनायन है, तो ये फिर H प्लस एक्सेप्ट करके H2CO3 बनाएगा, जो कि अनस्टेबल होता है तो H2O प्लस CO2 गैस रिलीज कर देगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका Br2 प्लस Na2CO3, तो बेस में क्या होता है, Br2 डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, ये NaOH के टाइम भी देखे थे, तो इस केस में जो है आपका NaBr प्लस NaBrO3 बनाएगा, मतलब Br माइनस प्लस BrO3 माइनस बनाएगा प्लस CO2, क्योंकि CO3 2 माइनस बेसिक होता है, तो Br2 प्लस कंसंट्रेटेड बेस से Br माइनस प्लस BrO3 माइनस बनता है, ये NaOH के टाइम भी देखे थे। नेक्स्ट है आपका Mg2 प्लस Zn2 प्लस Pb2 प्लस Na2CO3, तो ये सब जो है इसका जो है कार्बोनेट आपका इनसोल्यूबल होता है, तो कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा MgCO3, और रिएक्शन प्रेडिक्शन के टाइम भी देखे थे कार्बोनेट के साथ साथ यदि हाइड्रोक्साइड इनसोल्यूबल रहता है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट होता है, तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होगा और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड भी इनसोल्यूबल होता है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट करेगा। तो विथ CO3 2 माइनस हाइड्रोक्साइड ऑल्सो गेट्स प्रेसिपिटेट इफ हाइड्रोक्साइड इज वाटर इनसोल्यूबल, तो इस केस में मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड वाटर इनसोल्यूबल है, तो इसलिए इसका प्रेसिपिटेट बनेगा कार्बोनेट के साथ साथ। सिमिलरली Zn के साथ होगा, Pb के साथ होगा। अब यूजेस इसका देखेंगे, तो यूज्ड फॉर क्लींसिंग पर्पस इन डिटर्जेंट पाउडर, तो इसका डिटर्जेंट पाउडर में यूज करते हैं क्लींसिंग पर्पस के लिए। यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ बोथ टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस, तो वाटर का हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम काम में लेते हैं Na2CO3 का।
अब नेक्स्ट जो है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा होता है, ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहला था इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ सोल्वे प्रोसेस। तो सोल्वे प्रोसेस में जो NaSCO3 होता था, जो प्रेसिपिटेट होता था ब्राइन सॉल्यूशन का, उसी को तो फर्दर हम हीट करते थे तो Na2CO3 बनता था। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट NaSCO3 जो बना वही आपका बेकिंग सोडा हो गया। तो उस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड Na2CO3 प्लस CO2 एक्सेस प्लस H2O। तो ये आपका H2CO3 है और ये CO3 माइनस, तो H2CO3 प्लस CO3 माइनस SCO3 माइनस बनेगा, तो ट्वाइस NaSCO3 बनाएगा। ये रिएक्शन होगा CO3 माइनस प्लस H2CO3 से ट्वाइस SCO3 माइनस। तो ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो गया। अब इसका प्रॉपर्टीज है, ये सोल्यूबल होता है, जितना बाइकार्बोनेट है सारा सोल्यूबल होता है। ये सोल्यूबिलिटी चार्ट में हम देखे हैं रिएक्शन प्रेडिक्शन के टाइम। एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलिन इन नेचर, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन अल्कलिन होता है क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस जब होगा तो ये आपका H2CO3 प्लस OH माइनस फॉर्म कर रहा है, मतलब सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका Mg2 प्लस Zn2 प्लस Pb2 प्लस फॉर्म प्रेसिपिटेट विथ NaSCO3 ओनली ऑन हीटिंग। तो ये सब जो है बाइकार्बोनेट तो सबका सोल्यूबल होता है, तो हीट करने के बाद ये सब प्रेसिपिटेट बना लेता है क्योंकि इसका कार्बोनेट इनसोल्यूबल होता है। तो हीट करने के बाद ये बाइकार्बोनेट जो है कार्बोनेट में फॉर्म कर जाता है, तो इसका कार्बोनेट सब इनसोल्यूबल हो जाता है। सिंस बाइकार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग इम्प्लाइज कार्बोनेट्स गेट्स प्रेसिपिटेट आउट ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि बाइकार्बोनेट सारा सोल्यूबल होता है। तो हीट करने पे इसका कार्बोनेट बन जाता है बाइकार्बोनेट के हीट करने से। तो क्योंकि डिकम्पोजिशन के टाइम भी देखे थे बाइकार्बोनेट का हीटिंग, तो ये सब का कार्बोनेट जो है इनसोल्यूबल होता है, तो उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका Na2SO4.10H2O। तो ये आपका सोडियम सल्फेट है, इसको ग्लोबर साल्ट भी बोलते हैं और इसका जो है व्हाइट सॉलिड होता है। ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हारग्रीव्स प्रोसेस। तो हारग्रीव्स प्रोसेस का रिएक्शन क्या होता है, NaCl प्लस SO2 प्लस O2 प्लस H2O। तो SO2 प्लस O2 ये आपका O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो सल्फर को +4 से ऑक्सीडाइज करके +6 में लेके चला जाएगा, तो SO4 माइनस आयन बनेगा जो कि Na प्लस के साथ रिएक्शन करके Na2SO4 प्लस 4HCl बनाता है। अब इसका प्रॉपर्टीज है, तो पहला प्रॉपर्टीज है इट अंडरगोज एफ्लोरेस्केंस। एफ्लोरेस्केंस मतलब लूज करेगा वाटर मोलिक्यूल्स, तो लूज वाटर मोलिक्यूल्स इन वाटर फॉर्मिंग एनहाइड्रस साल्ट। तो ये एनहाइड्रस साल्ट बनाता है, मतलब सिर्फ Na2SO4 रह जाएगा, 10H2O रिमूव कर देगा। अंडरगोज एफ्लोरेस्केंस मतलब वही हो गया कि वाटर मोलिक्यूल लूज करेगा। और डेलिक्वेसेंट मतलब होता है एब्जॉर्ब करेगा वाटर मोलिक्यूल। तो अब इसमें से दूसरा प्रॉपर्टीज है Na2SO4 प्लस 4 कार्बन। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सल्फर को रिड्यूस कर देगा, तो Na2 सल्फर को +6 से -2 मिनिमम में रिड्यूस कर दिया। और कार्बन जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तो खुद कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, तो +4CO, ये रिएक्शन होगा। Na2SO4 प्लस Pb2 प्लस Ba2 प्लस Sr2 प्लस iitjee प्लस, ये सब के टाइम के साथ जो है सल्फेट इनसोल्यूबल होता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। रिएक्शन प्रिडिक्शन में बताएं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे होता है। तो BaSO4 या फिर PbSO4 SrSO4 Ag2SO4 जो उनके टाइम रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सबका कलर व्हाइट होता है, तो ऑल व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब नेक्स्ट कंपाउंड है आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर इसको मैग्नीशिया बोलते हैं। ये भी व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन Mg प्लस O2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है मेटल जितना है, O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइज कर देगा इसको और ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा MgO। MgOH होल ट्वाइस, तो ये जो है MgO प्लस H2O ये वाटर मोलिक्यूल रिमूव कर देता है, लूज कर देगा, तो MgO प्लस H2O बना देता है। MgCO3 हीट करेंगे तो मेटल कार्बोनेट को हीट करने के बाद मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस रिलीज होता है, तो ये हीटिंग प्रोडक्ट हो गया MgO प्लस CO2। ये हम थर्मल डिकम्पोजिशन के टाइम बताए थे रिएक्शन प्रेडिक्शन में। मेटल नाइट्रेट को भी हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस रिलीज होता है, ये भी हीटिंग प्रोडक्ट में बताए हुए हैं। तो रेडिश ब्राउन सारा रिएक्शन प्रेडिक्शन में रिएक्शन बताया हुआ है, तो एक बार उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, तो ये सब में बहुत आसानी होगा रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने में, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब नेक्स्ट है Mg प्लस SO2। तो मैग्नीशियम मेटल जितना होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो SO2 को रिड्यूस कर देगा, सल्फर +4 से 0 में चला जाएगा, सल्फर में रिड्यूस करेगा, तो ये खुद MgO बना लेता है प्लस सल्फर। तो ड्यू टू दिस रिएक्शन मैग्नीशियम कंटिन्यू टू बर्न इन एटमॉस्फेयर ऑफ SO2। तो इस रिएक्शन के कारण क्या होता है, मैग्नीशियम का रिएक्शन होते रहता है SO2 के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये सल्फर को रिड्यूस करते रहता है, तो फर्दर ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते रहता है, तो जितना मैग्नीशियम है सारा बर्न हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज, तो इसका प्रॉपर्टीज है MgO प्लस कार्बन। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट होगा, तो ये फिर से CO बनाएगा, तो कार्बन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये मैग्नीशियम प्रोड्यूस कर देगा, जबकि मैग्नीशियम खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मैग्नीशियम प्लस CO गैस बनाएगा। दैट इज Mg2 प्लस गेट्स रिड्यूस ड्यू टू कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर, स्पेशली हाई टेम्परेचर पे ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
ऐसे तो लिथियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग, लेकिन कार्बन का यूज करते हैं स्पेशली एट हाई टेम्परेचर। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूजेस, तो पहला यूज है इट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक ऑक्साइड होता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड में बताएं केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये आपका बेसिक ऑक्साइड होगा, सिंस मेटेलिक ऑक्साइड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मिक्सचर ऑफ MgCl2 एंड MgO इज कॉल्ड सोरेल सीमेंट। MgCl2 और MgO के मिक्सचर को सोरेल सीमेंट कहते हैं। MgO ड्यू टू इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल फॉर मेकिंग ब्रिक्स फॉर द इनर वॉल ऑफ फर्नेसेस बाय द नेम ऑफ मैग्नीशिया। तो इनर वॉल ऑफ फर्नेस जो होता है उस, क्योंकि फर्नेस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उसके इनर वॉल के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है तो ये हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि 3500 डिग्री सेल्सियस चाहिए मेल्ट होने के लिए। अब नेक्स्ट है CaCl2.6H2O, तो इसको जब हीट करते हैं तो CaCl2 एनहाइड्रस प्लस H2O होगा, लेकिन MgCl2.6H2O में क्या होता है, ये अपने खुद के वाटर मोलिक्यूल से हाइड्रोलाइड हो जाता है तो MgO बनाता है प्लस HCl प्लस 5H2O। तो रिएक्शन कैसे होता है, तो MgCl2.2H2O है, पहले तो 4 मोलिक्यूल वाटर का रिमूव हो गया, फर्दर हीट करने पे ये MgOHCl बनाता है, फिर फर्दर हीट करने पे MgO प्लस HCl बना लेता है। अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलिसिस बाय इट्स ऑन वाटर मोलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, तो MgCl2 जो है उसको हीट कीजिएगा तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस के कारण MgCl2 नहीं बनता, MgO बनता है। तो इसको हीट करने के बाद MgCl2 कैसे बनेगा, तो MgCl2 को जब हीट कीजिएगा MgCl2.6H2O को HCl के प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है कि HCl के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgCl2 साल्ट बना लेता है, क्योंकि ये बेस होता है ये एसिड होता है, तो एसिड प्लस बेस से साल्ट बना लेता है, ये एनहाइड्रस होता है। सिंस MgO प्रोड्यूस रिएक्ट्स विद HCl गैस टू फॉर्म MgCl2 प्लस H2O, तो इसलिए इस केस में जब HCl के प्रेजेंस में हीट कीजिएगा तब MgCl2 बनेगा। अब फर्दर जो MgCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस कीजिएगा NaCl और CaCl2 के प्रेजेंस में, तो ये आपका मैग्नीशियम मेटल बना देगा, क्योंकि ये रिडक्शन करके Mg2 प्लस Mg बना लेगा। तो NaCl और CaCl2 जो है वो यूज होता है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने में और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। अब नेक्स्ट है Mg2C3 प्लस H2O, तो हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो जिस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उसको OH माइनस दे दीजिए, जिस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज उसको H प्लस दे दीजिए, तो MgOH होल ट्वाइस प्लस C3 4 माइनस है तो 4H प्लस इसमें लगेगा H प्लस, तो C3H4 बनाएगा, तो ये आपका प्रोपाइन होता है C3H4। जिस तरह से Li3N का हाइड्रोलिसिस से LiOH प्लस N3 माइनस पे आप H प्लस एड करके NH3 बनाए थे, पिछले लेक्चर में हम बताए हुए हैं Li3N नाइट्रो लिथियम के टाइम। तो उसी तरह से Mg2C3 कार्बाइड का रिएक्शन जब होगा हाइड्रोलिसिस तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज पे OH माइनस, डेल्टा नेगेटिव चार्ज पे H प्लस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।